Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 जो कि आप लोगों के 2025 के फेब में होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशंस करवाना। और इसको मैंने बेस बनाया हुआ है नस्ट एनईटी 1 2024 के एमसीक्यूज को, यानी नस्ट एनईटी 1 जो 2024 हुआ था आप लोगों का, ये स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर से और ये आप लोगों के एनईटीज चलते गए थे 12 दिसंबर तक। तो इसके अंदर जितने भी तमाम एनईटीज हैं इनमें जितने एमसीक्यूज आए थे वो किन किन टॉपिक्स में से आए थे, तो पहले नंबर पे तो उन एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा, साथ उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं कि नस्ट एनईटी 2 2025 में जो होगा उन्हीं टॉपिक्स में से दोबारा एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर कर लेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों ने वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक के तमाम एमसीक्यूज को विद सोल्यूशन देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को तमाम नजर आएगा कि जहां पे हमने ये तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उन तमाम के अंदर ना, तमाम वीडियोस के अंदर हमने रैंडमली एमसीक्यूज को डिस्कस किया हुआ है, लाइक उसमें फिजिक्स के भी होंगे, मैथ के भी होंगे। अब फिजिक्स चैप्टर 1 से भी हो, 5 से हो, 3 से हो, तो रैंडमली उसमें एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया। तो इन सीरीज के अंदर ये जो अब वीडियोस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ इनके अंदर हमने चैप्टर वाइज डिवीजन कर दिया है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स को स्टार्ट करवाया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक। इसके बाद आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर 9, 10 और 11 के टॉपिक्स और जिन एमसीक्यूज जो वो एमसीक्यूज जिन टॉपिक्स से आए थे उन टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ वो ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। लाजमी तौर पे अभी वीडियो को पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें और इस चैनल को लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। उसके बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा। काफी स्टूडेंट व्हाट्सएप को यूज कर रहे होते हैं, पेरेंट्स व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, तो उधर व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम आप लोगों को बहुत ऑथेंटिक स्कॉलरशिप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और यूनिवर्सिटीज, तमाम यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उधर ही अपलोड कर रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे उसको भी जाके फॉलो कर लें और बाकी अपने तमाम फ्रेंड से भी उसको फॉलो करवा लें। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग अपने नस एनईटी 2 की एक प्रॉपर वे में कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आप लोगों के पास बोर्ड भी है, आप लोगों की कोई और रूटीन भी है, आप लोग प्रॉपर इसको टाइम नहीं दे पा रहे, आप लोग अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाई नहीं है, एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत पड़ती है नस्ट एनईटी को क्लियर करने के लिए। वो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना आपके केपीके के अंदर है, ना फेडरल बोर्ड में, ना आप लोगों के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है। तो उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है और कोचिंग भी रेलिवेंट होनी चाहिए। तो पास एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल फ्रेश एक न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जिसके अंदर आप लोग अभी इनरोलमेंट ले सकते हैं जस्ट 6000 पे करके, और ये वन टाइम आप लोगों ने पे करना है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा फीचर्स के अंदर, लाइव लेक्चर डेली चलेंगे, पूरा हफ्ता लाइव लेक्चर्स हमारे चलते जाएंगे। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल टीचर है वो पढ़ाता है, जिसका 15 16 17 साल 18 साल एंड्रॉइड को पढ़ाने का एक्टिव एक्सपीरियंस है। साथ में हम आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं अगर आप लोगों को कोई क्लास मिस हो जाती है। साथ में जब हमारा एक चैप्टर खत्म होता है उसके टेस्ट वर्कशीट दी जाती है और उसको लाइव क्लास में डिस्कस करवाया जाता है। हर एक चैप्टर को इस तरह हम सिलेबस खत्म करवाते हैं। फिर हमारा एक रिवीजन सेशन होता है जिसमें क्वार्टर बुक की रिवीजन होती है, हाफ बुक की रिवीजन है, फुल बुक की है। फिर हमारा एंड गेम होता है जिसमें हम 11 12 फिजिक्स, 11 12 मैथ और इसी तरह आप लोगों की इंग्लिश है, या अगर आप लोगों ने ई कैट के लिए हमारा सेशन ज्वाइन करना है उसके लिए केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है। जो सिंध वाली साइड वाले स्टूडेंट है उन्हें एनईडी को करना है तो उसके लिए भी तमाम हमारे रिवीजन सेशन होता है। तो एक फेज में सिलेबस खत्म होगा, दूसरी फेज में आपकी रिवीजन सेशन होगा और तीसरे फेज में हमारा टेस्ट सेशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट दीज ऑल फीचर्स। बस आप लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे होते हैं कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दी हैं। आप लोगों को हम 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करवा देंगे, 2 महीने के बाद भी आप हमारे सेशन में रह सकते हैं। तो आप लोगों को एक्सेस हमारी मिलती ही रहेगी, जस्ट 6000 वन टाइम पे करना है। ऊपर भी नंबर आप लोगों को ये शो हो रहा है। लें जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। जो 11 फिजिक्स का हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, ये हमारे पास जो लाइट के रिलेटेड है, फिजिकल ऑप्टिक्स के रिलेटेड
रिलेटेड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो YDSC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद न्यूटन रिंग में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और YDSC आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप लोगों को इंटरफेरेंस का नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरफेरेंस समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा इसमें से क्या क्या MCQs आए थे आप लोगों के NET 1 2024 के अंदर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की हो सकती है। इंटरफेरेंस बेसिकली कहते किसे हैं, जब दो वेव्स हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब वो आपस में इंटरफेयर करेंगे तो वो हमारे पास जो फिनोमिना बनता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अगर तो क्रेस्ट के ऊपर एक वेव के क्रेस्ट पे दूसरे का क्रेस्ट है तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, के एक चीज बन के नई जो चीज बन रही है वो बड़ी चीज बन रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ना दो चीजें पूछी जाती हैं, सबसे पहले पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी एन लैम्डा, लेकिन यहाँ पे जो आपका एन होगा दैट विल बी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। इसके बाद अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो याद रख लें ये हमारे पास एन पाई के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो एन का वैल्यू है वो इवन में होगा 0 2 4 अप टू सो ऑन। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस होगी, तो डिस्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास इन्हीं दो चीज़ों को अभी आप देखें। एक तो हमारे पास होगा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा 2n+1 λ/2। अब यहां पे नोटिस करना आप लोगों ने कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी उसमें पाथ डिफरेंस था n लैम्डा, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव है उसमें है 2n+1 λ/2, यानी λ/2 का कोई मल्टीपल होगा, और यहाँ पे n तो हमारे पास सेम ही रहेगा, यानी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रख ली। उसके बाद जो हमारे पास फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी n पाई। अब ये डिफरेंसेस ही तो आप लोगों को मैंने याद करवाने हैं, इनको अच्छे से याद रख लें। एन का वैल्यू होगा ऑड के अंदर, लें जी अब इसको याद करते हैं। याद कैसे करना है, मैंने कैसे इसको याद किया और मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक डिस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव में जो पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस एन पाई, डिस्ट्रक्टिव में 2n, तो इसमें आप लोगों को सिमिलैरिटी कहाँ पे नजर आई, यस आप लोगों को फेज डिफरेंस में नजर आया। तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का भी एन पाई है और डिस्ट्रक्टिव का भी एन पाई है, लेकिन थिंग इज जो फेज डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव में उसका एन का वैल्यू होगा इवन में, और जो डिस्ट्रक्टिव है उसमें चलेगा एन का वैल्यू ऑड में। ये बहुत ही आसान हो गया याद रखने में। अब ये कई दफा क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट ये ई कैट का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से ई कैट में भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो एनईटी में भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, अभी हमने इंटरफेरेंस तो कंप्लीट पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है YDSC। अब यहाँ पे देखें YDSC में से सबसे पहले आपके सामने एमसीक्यूज रखता हूँ जो NET 1 2024 में पूछा गया था। उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का 4 से 5 दफा रिपीट हुआ है डिफरेंट डेज के अंदर, और वो क्वेश्चन सिंपल ये था कि आप लोगों के पास जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है, जो फ्रिंजेस की जो उनकी जो थिकनेस होती है, जो उनकी मोटाइयाँ होती हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। तो वो फ्रिंज स्पेसिंग को डिनोट किया जाता है डेल्टा वाई के साथ, और ये हमारे पास होता है लैम्डा L/D। अब यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग YDSC की डायग्राम को देख लें। इसमें होता है क्या, एक आप लोगों के पास यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है जिस पे आप इंटरफ्रेंस पैटर्न को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास स्लिट्स होती हैं, ठीक है। अब ये मोनो स्लिट्स भी हो सकती हैं, डाई स्लिट्स होती हैं। YDSC जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने इसको डबल स्लिट के साथ परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स हम लोगों ने यूज कर लिया। अब लाइट आप लोगों को पता है स्फेरिकल वे में ऐसे जब पास करती जाएगी स्प्रेड करती है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो इसका जो डिस्टेंस वेवलेंथ है ये इंक्रीज होता जाता है। जैसे सन से जो लाइट है वो बिल्कुल एक यूनिट की तरह अगर कंसिडर करेंगे और जमीन तक आते होते बिल्कुल ये फ्लैट हुई पड़ी होती है। तो इसी तरह जब यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट दोनों वे से ऐसे निकलेगी, इधर से भी निकली स्लिट से, इधर से भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों वेज आपस में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर, और इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। तो याद रख लो जो YDSC है ये बेसिकली किन किन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है। एक तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करता है और दूसरा डाइफ्रैक्शन को करता है। तो YDSC बेसिकली लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है, और जब भी किसी चीज़ की वेव नेचर को देखना हो तो उसके लिए ये देखना पड़ता है क्या ये पार्टिकल
इंटरफेरेंस दे रहा है, डाइफ्रैक्शन दे रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, रिफ्रैक्शन दे रहा है। तो ये तमाम फिनोमिनाज एसोसिएटेड होते हैं किसी भी चीज़ की वेव नेचर के साथ। जैसे आप लोगों ने लाइट की वेव नेचर पढ़नी है तो आपको इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन करना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का यूज़ करेंगे और रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा डाइफ्रैक्शन पहले हुई, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स के गिर्द लाइट का बैंड होना, दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। उसके बाद इंटरफेरेंस का पैटर्न हो रहा है। तो अब ये इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होता है ना, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, याद रख लो। सेंटर के ऊपर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सेंट्रल स्पॉट हमेशा ब्राइट बनेगा। ब्राइट कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है। उसके बाद डार्क, उसके बाद फिर अगेन ब्राइट है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो ब्राइट या डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, जिनको मैं फ्रिंजेस बोलूंगा, इन फ्रिंजेस की थिकनेस की कितनी मोटी फ्रिंजेस बनेंगी, याद रख लो, जितनी ब्राइट बनेंगी, जितनी ब्राइट की थिकनेस होगी उतनी डार्क ही है। ये चेंज नहीं होने वाले कि ब्राइट थिन होंगी या थिक होंगी, डार्क की निस्बत नेवर। अब इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, दैट इज फ्रिंज स्पेसिंग। वो हमारे पास होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। कि भाई अगर आप चाहते हो कि फ्रिंज हमारे ज़्यादा मोटी बने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लिट के दरमियान डिस्टेंस, सेपरेशन, इसको कम करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारे पास स्लिट्स है ना, इनके दरमियान सेपरेशन, इसको स्मॉल डी कहते हैं। सेपरेशन बढ़ा दो तो फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी, सेपरेशन को कम कर दो तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब पहला एमसीक्यूज ये पूछा गया था कि फ्रिंज स्पेसिंग किस को आप इंक्रीज या डिक्रीज करके बढ़ा सकते हो, तो ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद ये जो कैपिटल एल है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन, कि स्लिट से स्क्रीन तक का जो ये तमाम डिस्टेंस है, इसको कैपिटल एल कहते हैं। अगर तो ये तमाम आपका ये इधर वाला प्रोसीजर, इसको आप शिफ्ट कर दो स्क्रीन के पास। अब आपने क्या किया? कैपिटल एल की वैल्यू कम कर दी ना, डिस्टेंस आपने कम कर दिया, इससे आपकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये भी कम हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर है डेल्टा वाई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल। कैपिटल एल इज द डिस्टेंस इन बिटवीन स्लिट सेपरेशन, यानी स्लिट से लेके इन बिटवीन स्क्रीन, स्क्रीन तक है। तो ये एमसीक्यूज आपका 3 से 4 दफा रिपीट हो चुका है एनईटी 1 2024 में। जाके वो एमसीक्यूज देखें जो हमने डिस्कस करवाए, उसमें ये कई दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, जो हमारे पास टोटल आ जाता है YDSC का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास होता है फ्रिंज विड्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिसको फ्रिंज विड्थ जिसका रिलेशन बताया, और एक फ्रिंज हमारे पास से डिस्टेंस आ जाता है, और दूसरा पाथ डिफरेंस आ जाता है, यानी ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी। तो यहाँ पे क्यों ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा टेबल बना के दे देता हूँ, आप लोगों की ये टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्राइट की, अब ब्राइट के लिए वो वर्ड ब्राइट भी यूज कर सकता है या वो मैक्सिमा का वर्ड भी यूज कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमा भी किसको शो करता है? ब्राइट फ्रिंजेस को। तो मैक्सिमा के लिए डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो पाथ डिफरेंस होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा, वो हमारे पास होगा एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ब्राइट के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक तो हमने बात कर ली इसके पाथ डिफरेंस की। उसके बाद अगर मैं फ्रिंज डिस्टेंस की बात करूं, फ्रिंज डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस कहाँ से मैयर किया जाता है? ऑलवेज मैयर फ्रॉम सेंट्रल स्पॉट। यानी कि जो फ्रिंज डिस्टेंस होता है ना, मिसाल के तौर पे आपने चौथे वाली ब्राइट का डिस्टेंस मैयर करना है, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि जो फ्रिंज डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज मैयर फ्रॉम सेंट्रल स्पॉट। और सेंट्रल स्पॉट क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, दैट इज ऑलवेज ब्राइट। तो उसका रिलेशन हमारे पास होता है वाई एन। एन आप यहाँ पे पुट करेंगे, जिस नंबर को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जिस नंबर का डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है, चौथी का निकालना है, पांचवी का निकालना है, दैट विल बी एन लैम्डा एल अपॉन डी। इसके बाद नंबर थर्ड पे रिलेशन होगा फ्रिंज विड्थ को निकालने का, कि फ्रिंज कितनी मोटी बनेगी, कितनी पतली बनेगी। बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दैट इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। उसका रिलेशन होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, याद रख लो। तो ये सारे रिलेशन आप लोगों ने ब्राइट के लिए याद रखने हैं। इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे मैं डार्क के लिए भी आप लोगों को पूरी प्रोसीजर करके दे देता हूँ, कि अगर ब्राइट डार्क है तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मिनिमा का। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, जो पाथ डिफरेंस होता है, वो पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है एन प्लस हाफ लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। अब देख लें, डिफरेंस देखते जाएं। और ये एज इट इज एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ मिनिमा इन YDSC, तो वो क्या होगा? एन प्लस हाफ लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा होगा। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि हमारे पास फ्रिंज डिस्टेंस कितना होगा। तो याद रख लो, अगर आप लोगों ने ब्राइट का डिस्टेंस निकालना है तो ये एन लैम्डा एल अपॉन डी यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने डार्क का फ्रिंज डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे,
दैट विल बी वाई एन, या इसकी जगह पे वाई एम भी लिखा जा सकता है। आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, एन भी यूज कर सकते हो, एम भी यूज कर सकते हो। और ये होगा एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा एल अपॉन डी। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है इसी तरह फ्रिंज विड्थ, तो उसका तो रिलेशन सेम होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था लैम्डा एल अपॉन डी, कि चाहे डार्क का आप लोगों ने फ्रिंज विड्थ निकालनी या ब्राइट का, तो उसका रिलेशन सेम होता है। लेकिन जो फ्रिंज डिस्टेंस है वो ब्राइट के लिए होता है एन लैम्डा एल अपॉन डी, और डार्क के लिए होता है एन प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह जो हमारे पास मैक्सिमा होगा उसके लिए एन इक्वल टू जितना पूछा होगा वही आप लोगों ने पुट कर दिया, लेकिन डार के लिए वो पुट किया जाएगा एन माइनस वन। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, एन हमेशा कम एक पुट किया जाता है डार के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है एनईटी के अंदर कि स्काई अपीयर्स ब्लू। ये स्काई ब्लू किस वजह से होता है, तो याद रख लो ये हमारे पास स्कैटरिंग की वजह से होता है, यानी स्काई ब्लू किसकी वजह से, स्कैटरिंग। और जो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग बेसिकली ये हमारे पास वेवलेंथ के साथ किस तरह रिलेशन में होगा, तो याद रखो जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है कंपैरेटिवली रेड लाइट के साथ। अगर कंपेयर करें, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ कम, तो स्कैटरिंग हमेशा लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लैम्डा कम होगी उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा है। भाई देखो ना, विब ग्योर को अगर आप लोग देखते हो तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपके पास वेवलेंथ बढ़ेगी, और रेड से ज़्यादा किसकी होगी, इंफ्रारेड की वेवलेंथ होगी। इस तरह वॉयलेट से पीछे जाओगे तो अल्ट्रा वॉयलेट आएगा, उससे पीछे एक्स रेज, गैमा रेज आएंगे, तो वहां पे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ कम। तो ऑलवेज रिमेंबर जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि भाई जितनी वेवलेंथ कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ब्लू जो कलर है उसकी वेवलेंथ कम है रेड की निस्बत, तो ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन था कि द पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड इन इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस कहाँ पे, इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में अगर आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी पार्ट डिफरेंस इन्वॉल्व इन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म किस किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन है आपके पास, क्या वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, थिकनेस एंड नेचर ऑफ नेचर ऑफ फिल्म इस पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका होगा, लाइट का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। और सी ऑप्शन था आपके पास से नेचर ऑफ मीडिया, यानी मीडियम की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। और डेल्टा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर जो पार्ट डिफरेंस इन्वॉल्व हुआ होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में, तो वो डिपेंड कर रहा होता है थिकनेस ऑफ जो हमारे पास, और नेचर ऑफ थिन फिल्म है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मीडिया ऑफ बोथ साइड्स ऑफ थिन फिल्म पे डिपेंड कर रहा होता है। और साथ में इसको हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है उसमें जो विड्थ्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ब्राइट की भी विड्थ उतनी होगी जितनी डार्क की है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 10। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड आ जाता है, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर लाइट का यूज़ होता है उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कि आप क्लियर कट एक ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर पे बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हो। ये एमसीक्यूज कई दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है, बहुत ईजी है, बोर्ड लेवल में आता है, अब एंट्री टेस्ट में इतना नहीं रिपीट होता है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज मैग्निफिकेशन। अब दो चीज़ें हैं, पहले ये सुन लें कि एक मैग्निफिकेशन है, एक रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर का होता है कि जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है उसको भी क्लियर कट दिखाना, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। और हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज एसोसिएटेड विद इनलार्जमेंट, कि किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, उसको मैग्नीफाई करके दिखाना, दैट इज एक्चुअली मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर दीज आर बेसिकली एबिलिटी, कैपेबिलिटीज होती हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट की। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ रेशो, ये रेशो है। और ये किसके दरमियान रेशो है, ये हमारे पास इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच है। और साइज ऑफ इमेज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो मैग्निफिकेशन है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा हमारे पास है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज
इमेज है, इमेज का एंगल है, और एक अल्फा है एंगल बाई ऑब्जेक्ट, जब उसको अनएडेड आई से देखा जाता है। तो ये दोनों एंगल्स के बीच में रेशियो है। रेडियन रेडियन में लोगे, डिग्री डिग्री में लोगे, तो मैग्नीफिकेशन और ऊपर साइज दोनों जिसमें भी मैयर करोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो यहाँ पे याद रखना है मैग्नीफिकेशन का दोनों सेंस में नो यूनिट। तो इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं बनता, नो डायमेंशंस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर को आप लोगों ने याद रखना है। जो रिजॉल्विंग पावर हमारे पास होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। अब ये डी हमारे पास क्या है, दैट इज डायामीटर ऑफ लेंस। लेंस के डायामीटर के ये रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये अल्फा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें सिंपल माइक्रोस्कोप को, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन होगी 1 + D/F। ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है। इससे हमें पता क्या चला, अब एनईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एनईटी में कि अगर आप लोग फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ, अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, कम होगी, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप लोगों ने सिंध वाली साइड के जो स्टूडेंट है उन्हें एनईडी तैयार करना है, जो पंजाब वाली साइड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ई कैट यूईटी का तैयार करना है, या आप लोगों ने नस्ट एनईटी तैयार करना है, तो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो लेंस यूज किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है आई पीस, और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। और याद रखेंगे इसमें जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर कर रही होती है। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे। आउटसाइड यहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा। और इसमें दो लेंस हैं, एक हमारे पास आई पीस है, एक हमारे पास आई पीस लेंस होता है, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। अब आई पीस का याद रखना है, इसकी थिन फोकल लेंथ होती है। अब थिन फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा कि इसकी लॉन्गर लॉन्गर फोकल लेंथ होगी। यानी इसकी थिन फोकल लेंथ का मतलब क्या है, थिन का मतलब क्या होगा, इसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होगी, और साथ में अपर्चर भी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अपर्चर और फोकल लेंथ लॉन्गर होगा। दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का याद रखना है, इसकी होती है हमारे पास थिक। थिक का मतलब क्या होगा, इसका फोकल लेंथ और जो अपर्चर है वो हमारे पास क्या होंगे, वो शॉर्टर होंगे। क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, आई पीस में थिन फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव में थिक। और थिन का मतलब क्या होगा, लॉन्गर फोकल लेंथ, और थिक का मतलब होगा शॉर्टर फोकल लेंथ। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद जो फाइनल इमेज है वो जाके 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, और वो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, यानी रियल नहीं होगा, अनरियल होगा, और वो मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा। इसके बाद अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास दो रिलेशंस में है। एक हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, और दूसरा हमारे पास मैग्नीफिकेशन का रिलेशन होगा क्यू अपॉन पी इंटू 1 + D/F, वेयर एफ इज फोकल लेंथ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है टेलीस्कोप। और याद रख लो, जो रिजॉल्विंग पावर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो रिजॉल्विंग पावर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ लेंस। ये डायामीटर ऑफ लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायामीटर को बढ़ा दोगे तो रिजॉल्विंग पावर हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप डिस्टेंट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोनों लेंस यूज़ होते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है और दूसरा हमारे पास आई पीस होता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें क्या होगा, थिन। थिन का मतलब क्या होगा, लार्जर लार्जर फोकल लेंथ, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी आई पीस। आई पीस होगा, और आई पीस का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हमने यूज़ किया हुआ है थिक फोकल लेंथ का लेंस, यानी कि शॉर्टर फोकल लेंथ।
थिक का मतलब होगा शॉर्टर फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ इसमें क्या होगी, इसमें फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और अपर्चर, और इसमें फोकल लेंथ कम होगी और अपर्चर भी कम होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि जो फोकल लेंथ है वो किसकी ज़्यादा होगी, अब ये एज इट इज़ एमसीक्यूज आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होती है, ये वाला आप लोगों ने भी याद रख लेना है रिलेशन को। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन किसके रिलेटेड आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आएगी एफ ओ अपॉन एफ ई। ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। और ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल आती है, रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वो हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, जिसको हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर सी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और v भी क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन डिफरेंस क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल है, ठीक है, ये किसी भी मीडियम के अंदर है, इसको आप कह लो किसी मीडियम के अंदर है। याद रख लो जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अदरवाइज जो कूलम कांस्टेंट है, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज है, जो आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट है, वो सारे के सारे कांस्टेंट दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी मीडिया डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, वाटर में कुछ और होगी, सॉलिड्स में कुछ और होगी, इसी तरह लिक्विड फेज में कुछ और होगी, गैसेज में कुछ और होती है। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 11। अब मैं इन तमाम लेक्चर्स, इन तमाम टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ, जिन टॉपिक्स में से नस्ट एनईटी 1 2024 आया था, उन तमाम टॉपिक्स को मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो थर्मो डी के रिलेटेड है। अब थर्मो डी बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे पास हीट के मोड्स हैं, जो हीट ट्रांसफर है उसको हम पढ़ेंगे। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, डायनामिक्स हम बेसिकली कहते हैं जब हीट का फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, दैट इज स्टडीड इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दो, क्यू सप्लाई करो किसी सिस्टम को, तो ये दो काम करेगा। एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। अब इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, उस सिस्टम के अंदर गैस है ना, ये सिस्टम के अंदर कोई भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो लीनियर मोशन कर रहे हैं, लीनियर मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो आइदर दे आर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ मोशन, देयर एनर्जीज आर एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर मोशंस। तो इसलिए वहां पे कई तरह की एनर्जीज हैं, तो भाई उन तमाम एनर्जीज का अगर आप सम करोगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल का टर्म देखो ना कि इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, क्या सारी की सारी काइनेटिक है, नेवर। क्या सारी की सारी पोटेंशियल है, नेवर। क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, नेवर। तो उन तमाम एनर्जीज को सम करोगे उसमें तो सारी तरह की एनर्जीज आ जाएंगी, ट्रांसलेशनल, लीनियर, सर्कुलर, वाइब्रेशनल। तो वो तमाम की तमाम एनर्जीज का जब सम करोगे दैट यू विल गेट इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इट विल परफॉर्म टू वर्क्स, इट विल बी ट्रांसफर इनटू टू मोड्स, दो मोड्स में ट्रांसफर होगा। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम, वो सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा। और ऑलवेज रिमेंबर जो वर्क डन बाय द सिस्टम है दैट इज फॉर कन्वेंशन दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोगों का एफएससी और ए लेवल जो स्टूडेंट है उनमें भी डिफरेंस आ सकता है, और यहाँ पे ये कंट्री टू कंट्री भी डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। जैसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो सिलेबस में लिखी हुई चीज़ें हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट विल बी पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लेंगे, हम लेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास आ जाता है कि इसके कितनी तरह के प्रोसेस या कितनी तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के। तो याद रख लो कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, तो ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इस तरह जो हमारे पास बाइसिकल पंप है,
तो ये भी हमारे पास किसके रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और इसके बाद जो हीट इंजन्स हैं ये भी बेसिकली किसका एप्लीकेशन है, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बाय मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास जो आ जाता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को देखेंगे तो आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या टेम्परेचर में चेंज आया, नेवर, नहीं टेम्परेचर में चेंज आया। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बनेगा, दैट इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी। सो डेल्टा यू विल बी जीरो एंड योर क्यू विल बी इक्वल टू वर्क डन, कि जितनी सिस्टम को हीट दोगे सारी की सारी वर्क डन बाय द सिस्टम में कन्वर्ट होगी। इसके बाद याद रखना है जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे स्लो प्रोसेस होते हैं। दीज आर स्लो प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ना वो हमारे पास आ जाते हैं एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक के बारे में सबसे पहली चीज तो याद रखनी है, ये हमारे पास फास्ट प्रोसेस होते हैं, फास्ट प्रोसेस होते हैं, रैपिड प्रोसेस होते हैं। इसके बाद याद रखना है कि अगर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो Q है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, Q हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो डेल्टा Q हमारे पास क्या होगी, क्या Q में चेंज आया, नेवर। तो Q की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी, यानी डेल्टा Q दैट विल बी जीरो, और डेल्टा U प्लस डब्ल्यू यू विल गेट के हमारे पास यहाँ पे W किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो दो तरह के हैं। अब ये एडियाबैटिक एक एक्सपेंशन भी हो सकती है और एक एडियाबैटिक कंप्रेशन भी हो सकती है। यहां से देखो ना, एक नेगेटिव है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यस यू कैन राइट। तो इसी से तो दो हमारे पास इसके टाइप्स निकलती हैं, एक हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक हमारे पास होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो याद रखो, अगर तो होगा हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें जो ये इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, याद रख लो, इट डिक्रीजेज। और अगर तो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें जो डेल्टा यू है दैट इज इंक्रीजेज, ये दैट इज इंक्रीज्ड, तो ये इंक्रीज होती है, याद रख लो। तो ये हमारे पास है एडियाबैटिक के रिलेटेड। एक आइसोथर्मल पढ़ा, एक एडियाबैटिक पढ़ा, अब दो और पढ़ते हैं। एक हमारे पास रियल स्टूडेंट्स होते हैं, दोज आर आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। तो हमारे पास जो नंबर थर्ड पे हैं वो पहले पढ़ लेते हैं आइसोकोरिक को। तो याद रख लो, जो हमारे पास आइसोकोरिक है इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या डेल्टा वी में कोई चेंज आएगा, नेवर। तो यहाँ पे अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बनेगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा दैट विल बी डेल्टा यू प्लस वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होगा वो इक्वल आ जाएगा डेल्टा यू, और डेल्टा वी की जगह जीरो पुट करोगे तो ये तमाम फैक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, जितनी हीट दोगे वो सारे का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर फोर पे, दैट इज आइसोबैरिक। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है, इसके अंदर से नस्ट एनटी वन में बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखो तो यहाँ पे आइसोबैरिक में आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर शुड मस्ट बी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि आप लोग वर्क को क्या लिख लोगे, वर्क को हम लिख लेंगे पी डेल्टा वी, लेकिन ये जो प्रेशर होगा दैट विल बी कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और ये पूरा फैक्टर हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये पूरा फैक्टर जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास से दो टर्म्स होती हैं, एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक हीट, एक हमारे पास होगा दैट विल बी स्पेसिफिक हीट, एक हमारे पास स्पेसिफिक हीट होता है और एक हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो याद रख लें, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है उसका मतलब क्या होता है और मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा। अगर तो एक हमारे पास सब्सटेंस है, ये 1 kg का सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने राइज करना है, या 1 केल्विन, या 1 केल्विन राइज करना है, या 1 केल्विन फॉल करना है, तो आपको हीट देना पड़ेगी ना, अगर तो इसका टेम्परेचर राइज करना है। और अगर डाउन करना है तो आपको हीट वो एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट जो आप लोग प्रोवाइड करते हो टू 1 kg सब्सटेंस, व्हाई यू प्रोवाइड हीट
to that 1 kg substance to rise or fall its temperature by 1 Kelvin। यानी बाई 1 केल्विन अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना या उसका फॉल करना, तो उसके लिए जितनी आप अमाउंट ऑफ हीट दोगे ना, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब इसी तरह यहां पे आप ले लो 1 मोलर सब्सटेंस, 1 मोलर कोई भी सब्सटेंस ले लो। अब सर 1 मोल कैसे लिया जाता है? तो याद रख लो, किसी भी चीज के एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करो, दैट विल शो इट्स 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का 1 मोल लेना है तो 18 ग्राम ले लो। अगर कार्बन का 1 मोल लेना है तो 12 ग्राम ले लो। अगर आप लोगों ने इसी तरह मैग्नीशियम का लेना है तो 24 ग्राम ले लो। तो किसी चीज के एटॉमिक मास को ग्राम्स में शो कर दो, दैट विल इंडिकेट इट्स 1 मोल, दैट विल इंडिकेट इट्स 1 मोल, वो इसके 1 मोल को शो करेगा। तो यहां पे देखो, आप लोगों ने 1 मोलर ले लिया कोई सब्सटेंस, अब उस 1 मोलर सब्सटेंस का आप लोगों ने टेम्परेचर राइज करना है। कितना राइज करना है? बाई 1 केल्विन, बाई 1 केल्विन। तो उसके लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगी टू राइज इट्स टेम्परेचर, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको एक्सप्लेन किया था मेयर्स रिलेशन ने, दैट वाज Cp माइनस Cv, दैट विल बी इक्वल टू R। ये हमारे पास Cp माइनस Cv, जो Cp माइनस Cv होगा, दैट विल बी इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंजन्स के रिलेटेड कुछ एफिशिएंसीज आ जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के सिलेबस पे भी लिखा होगा। एफिशिएंसीज की वैल्यूज याद रख लें। अगर तो हमारे पास होगा कोई हीट इंजन है, जैसे हमारे पास कोई पेट्रोल इंजन है, तो इसमें हमारे पास एफिशिएंसी होती है 25 to 30% तक। अगर मैं बात करूं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन के अंदर जो हमारे पास एफिशिएंसी होगी, दैट विल बी 35 to 40%। और इसी तरह जो कार्नो इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नियरली इक्वल टू 100% होती है, नॉट 100% बट नियरली इक्वल टू 100%। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली किसको एक्सप्लेन करता है? तो याद रख लो, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। ये बेसिकली कैल्विन स्टेटमेंट, जो कैल्विन स्टेटमेंट है, वो किसको एक्सप्लेन करती है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को। जो W होगा, दैट विल बी Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। इसके बाद लास्ट पे एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी कहते हैं मैयर ऑफ डिसऑर्डर, कि पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। और एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर कब आएगा? एंट्रोपी कब होगी? जब हीट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब हीट में चेंज आता, क्योंकि हीट में तभी चेंज आएगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, तो दैट इज व्हाट? दैट इज एंट्रोपी। तो यहां से ये क्वेश्चन आए हुए थे कि जब हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट चेंज के है। तो जितना हीट में चेंज आएगा, अगर हीट में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डन विद योर चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। आई होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर वाइज टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। और आज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का जो 11 फिजिक्स है वो मैंने ख़त्म करवा दी। चैप्टर 1, 2 पहले डिस्कस करवाया, फिर 3, 4 करवाया, फिर 5, 6 करवाया, फिर 7, 8 करवाया, और आज के लेक्चर में 9, 10 और 11 करवा दिया। अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट अब होगा, हम करेंगे 12th फिजिक्स को स्टार्ट। 12th फिजिक्स के भी आप लोगों के ये टोटल कितने लेक्चर बने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेक्चर्स में पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए नस्ट एनईटी 1 2024 के। अब 12th फिजिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के लिए मैं 5 लेक्चर्स लेके आऊंगा, और कंप्लीट जो नस्ट एनईटी है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और टारगेट है नस्ट एनईटी 2 जो 2025 के फेब में होने जा रहा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करें। तो मैं टॉपिक्स कौन से एक्सप्लेन करूंगा? जो अभी आप लोगों के एनईटी 1 2024 में आए थे ना, जो दिसंबर में आप
आप लोगों का एनईटी हुआ था, वो उसमें से जो एनईटी 1 2024 में जो टॉपिक्स आए थे ना, जो एमसीक्यूज आए थे जिन टॉपिक्स में से, उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन 5 लेक्चर्स में, और तैयारी आप लोगों की एनईटी 2 के लिए हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को हम इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बाकी तमाम चीज़ें करवाऊंगा। आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी देनी है कि आप लोग जल्दी से हमारे प्रीमियम ऑनलाइन सेशन में इनरोलमेंट ले सकते हो, अगर आप लोगों ने फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों ने 100% अपनी प्रिपरेशंस करनी है, लेवल की प्रिपरेशंस करनी है। तो अगर तो देखो ना, दो चीज़ें हैं, अगर तो वाकई में अपने जो टारगेट्स हैं उसके साथ सिंसियर हो, अगर तो आप आपके पेरेंट्स वाकई में चाहते हैं कि हम वाकई में उधर आप लोगों ने एडमिशन लेना, आपके पेरेंट्स विलिंग है आप लोगों को उधर भेजने में, आप लोगों का इनर वॉइस है कि हमने वाकई में उधर एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को हमारा प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। अभी फ्रेश है, स्टार्ट से सिलेबस होगा, और अभी आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। आप लोगों को एक दफ़ा इनरोलमेंट लेनी है, और कितने में इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी? जस्ट आप लोगों को इनरोलमेंट मिलेगी 6000 के अंदर। 6000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना, वन टाइम आप लोगों ने 6000 पे करना है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट मिल जाएगी, और इनरोलमेंट लेने के बाद आप लोग हमारे लाइव क्लासेस के अंदर आ जाओगे। लाइव क्लासेस डेली चलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, साथ में आप लोगों का फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, साथ उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट की डिस्कशन होगी। सिलेबस ऐसे ख़त्म होने के बाद रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाता है, रिवीजन सेशन के बाद हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कंप्लीट आप लोगों को टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, और मॉक टेस्ट होते हैं 5 से 10। तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत कमाल की हो जाएगी। फास्ट में जाना है, यूईटी में जाना है, सिंध वाले साइड वाले जो स्टूडेंट है एनईडी को क्लियर करना चाहते हैं, एमडी कैट को करना चाहते हैं, एनटीएस नेट को करना चाहते हैं, आप हमारे रिजल्ट जाके देखें, कम्युनिटी पोस्ट जाके हमारी देखें, उसमें हमने अपलोड कर रखे होते हैं सारे रिजल्ट्स वगैरह। सक्सेस स्टोरीज में जाके देखें, आपको पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स किस लेवल पे आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि इतनी हमारी ये स्ट्रॉन्ग फेजेस हैं जिसमें से हम स्टूडेंट्स को गुजारते हैं ना, तो उस स्टूडेंट की बहुत लेवल की तैयारी हो जाती है, वो फिर अच्छे तरीके से आराम सुकून से 150 प्लस 160 प्लस को चला जाता है। एनईटी में, यूईटी में 300 प्लस चला जाता है, नेट में 90 प्लस चला जाता है, फास्ट में उसका एग्रीगेट बन जाता है 90 प्लस में। तो अगर आप लोग प्यास, जीकी वगैरह इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, बहरिया है, एयर यूनिवर्सिटी है, एनडीयू है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो इनके लिए आप लोगों को, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को हमारा ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाई ज्वाइनिंग दिस सेशन इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नई वीडियो में सेकंड ईयर फिजिक्स के साथ। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।